आई होप सबने फिर आर डी शर्मा वगैरह खत्म कर लिया होगा। ऐसे भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो शायद आर डी शर्मा में नहीं था, रोशन आई थिंक नहीं था ना फिर। अब आई क्यूब का वैल्यू आई ही रहेगा, ए क्यूब जो है उसको हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, फिर आई स्क्वायर यहाँ पे 3 आई स्क्वायर की वैल्यू y है, वो a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए 3a लिख सकते हो यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू क्वेश्चन में a दिया हुआ है तो वहां पे भी 3a लिख सकते हो, -7a। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ये वाले पार्ट को, ए स्क्वायर इंटू ए, तो a का वैल्यू जो है, ठीक है, ये a का वैल्यू a ही लिखोगे, तो कहने के लिए i प्लस ये a इंटू ए बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज a। इसको a लिखोगे तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहां देखोगे तो 6 - 7 1 है, तो एक a हो गया। तो और फिर अगले स्टेप में इस a स्क्वायर की जगह दोबारा a लिखोगे, तो i प्लस a माइनस a, ये कट गया और यहां से i आ गया, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है रोशन, वो जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का अलग चैप्टर है ना, वो एक्चुअली में आपने देखा होगा चैप्टर रखा है उन्होंने शायद एडजॉइंट एंड इनवर्स रखा है। तो एडजॉइंट एंड इनवर्स वाला जो पार्ट है वो हम लोग मतलब डिटर्मिनेंट्स के कॉन्सेप्ट से करते हैं। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से जहां पे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के जो इनवर्स निकालते हैं ना, उसके क्वेश्चन उसका कुछ है ही नहीं शायद आर डी शर्मा में। यस सर, वो नहीं। हाँ, मिसलेनियस का 1 2 3 एंड 12, 1 2 3 और 12 पीएमआई का क्वेश्चन है क्या? 1 पीएमआई है, 2 पीएमआई है, 3 पीएमआई है। बेसिकली कैसे पता चलता है, अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका कोई पावर के बारे में बात हो रहा है जहां पे n डिफाइन नहीं किया हुआ है, n एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो उन सब क्वेश्चंस होते हैं आपके पीएमआई वाले। और आपने बोला अगला 12, हाँ ये तो लिखा भी है, प्रूफ बाय इंडक्शन। चलो फिर, तो इसी के साथ वी कैन स्टार्ट द न्यू चैप्टर देन। आई बिलीव सबको आ चुके हैं यहाँ पे। ओके, मीनवाइल एक अच्छा एक चीज और, ओम ने बोला था एक बार 3x3 का इनवर्स निकालने के लिए बताने के लिए, राइट? तो देखो ओम, होता क्या है, मान लो मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा है 1 2 3 5 6 7 2 8 4, ठीक है। मान लो कि मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं, अगर आप इधर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहते हो तो हम आई पहले लिखते हैं, राइट, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 इनटू ए। ओम एक बार अनम्यूट करना खुद को। यस सर। आप ये बताओ कि हम स्टेप्स याद है, मतलब प्रोसेस याद है कि जनरली हम चाहे 2 इंटू 2 हो या 3 इंटू 3 हो, हम हमारा थॉट क्या रहेगा यहाँ पे? हम जैसे शुरुआत करते हैं ना, तो कैसे करते हैं शुरुआत? सर पहले यहाँ पे सर 1 को सर 1 है, फिर उसके बाद इस दोनों को अच्छा एक 0। मिनट रुको, मैं इसको भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। हाँ, अब बताओ। सर पहले 2 को 1 करना है 2 को 1 करना है, ठीक है। सर, फिर 5 और 1 को 0 0 करना है सर। 5 और 1 को 0 0 करना है। तो कहीं ना कहीं ओम आप कॉलम में ही देख रहे थे, आप ये यस देख रहे सर। थे कि आपने पहले देखा कॉलम 1, कॉलम 1 में पहले जिसको 1 करना था, कॉलम 1 के अंदर 3 एलिमेंट थे, जिस एलिमेंट को 1 करना था पहले हम उसको 1 करेंगे और फिर बाकी दोनों को 0 करेंगे, ठीक है। यस सर। फिर आप कहाँ पे जाओगे? कॉलम 2 पे। यस सर। अब ये कॉलम 2 हमारा ये वाला कॉलम हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा? सर 2 और 8 को 0 0 करना है। लेकिन ये भी तो ध्यान में है कि जब एक्चुअली में आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होगे कॉलम 1 पे, तो शायद अब ये 2 और 8 बचेंगे नहीं, कुछ और बन जाएंगे, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, बट टारगेट यही रहता है कि इसमें बीच वाला एलिमेंट को हम लोग को 1 बनाना होता है उस टाइम पे जो भी हो, और बाकी दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना होता है, राइट? तो गाइस देखिए,
होता क्या है कि हम यहाँ पे लगा रहे हो, अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा रहे हो, एलिमेंट्री रो, जैसे कल मेरे को आनंद ने व्हाट्सएप पे पूछा था, वो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहा था और वो हो नहीं पाया उससे। तो गाइज होता क्या है कि जब आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो ना, तो यू ट्राई टू फिक्स कॉलम वाइज, मतलब यू ट्राई टू फिक्स द एलिमेंट्स कॉलम वाइज। हम क्या करते हैं कि हम एक्चुअली में उस टाइम पे कॉलम वाइज इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि पहले फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, फिर हम जाते हैं दूसरे पे, हम फिर कोशिश करते हैं कि दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स को अरेंज करें। तो सेम सिमिलरली अगर आप में से कोई एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा है, आप में से कोई एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा है, तो उस केस में उसको फिक्स करना पड़ेगा एलिमेंट्स किस हिसाब से, उसको फिक्स करना पड़ेगा रो वाइज। मतलब उसको ना जब वो कॉलम ऑपरेशन लगा रहा होगा तो उसको पहले रो 1 के सारे एलिमेंट्स को सही करना होगा, फिर रो 2 के सारे एलिमेंट्स को सही करेगा। तो इसके लिए मैं एक बार पहले एक बार एनसीईआरटी पे चलते हैं, ठीक है, कोई एग्जांपल जहां पे उसने कॉलम लगाया हो, ताकि ये चीज आपको थोड़ा सा दिख जाए। ओके, ये देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 23 है। एग्जांपल नंबर 23 में 1 2 2 1 ये मैट्रिक्स का मुझको इनवर्स निकालना था। यहाँ पे हम लगा रहे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन लगाने के कारण a = IA लिखा गया। उसके बाद हमने सबसे पहले देखा कि ये तो ऑलरेडी 1 है, ये वाला ऑलरेडी 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमारा टारगेट क्या था, इसके नीचे जो अब 2 है उसको 0 बनाना है। लेकिन आप उसको 0 किसके हेल्प से बनाते हो, वही उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट से, ठीक है। तो हम 2 को 0 बनाएंगे 1 के हेल्प से, तो ऑटोमेटिकली इस -1 पे भी इस 2 के कारण थोड़ा चेंज आएगा। ऑपरेशन क्या डिसाइड किया गया है, R2 चेंजेस टू R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1, R2 चेंजेस टू R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1। यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक क्या बताया था, मैंने लॉजिक बताया था कि 2 को हम 0 करना चाहते हैं, 2 को हम 0 करना चाहते हैं, लेकिन हमको 1 का हेल्प लेना है। तो क्लियरली 2 - 1 0 नहीं होता है एंड 2 + 1 भी 0 नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे को कोई एक मल्टीपल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को कोई एक मल्टीपल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 - k × 1 = 0 हो गया, 2 - k × 1 = 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपने k का वैल्यू अगर देखोगे तो k का वैल्यू निकल कर आ गया 2। तो जब k का वैल्यू 2 आ गया, और कहने के लिए ये जो ये नंबर था ये R2 से निकल कर आया था और ये R1 से निकल कर आया था, और अब हमको k का वैल्यू 2 निकल कर आ गया। तो कहने के लिए मेरा ऑपरेशन क्या होगा, R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1। तो इसलिए यहाँ पे R2 चेंजेस टू R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1 किया गया। तो अगर कभी आपको मल्टीपल डिसाइड करने में दिक्कत हो, लेकिन आपको इतना पता चल गया है कि इस एलिमेंट को 0 बनाना है इसके हेल्प से, तो आप बस क्या करो, पहले उस एलिमेंट को लिखो जिसको 0 बनाना है, -k टाइम्स ऑफ उस एलिमेंट को लिखो जिसका हेल्प लेना है। वहां से k का जो भी वैल्यू निकलेगा दैट विल बी योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, वो पूरे रो के साथ वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल आएगा। अब वो हो गया 0, तो पहला कॉलम के एलिमेंट्स को हमने काम सेट कर दिया, ठीक है, ये दोनों सेट हो गए। अब आते हैं हम किस पे, इस पे आते हैं। अब इसमें भी हम पहले कोशिश हमारी होती है कि पहले जिसको 1 बनाना है वो बनाते हैं, क्योंकि वो आसान होता है। तो ये ऑलरेडी 1 यहाँ पे सेट था, तो बचा क्या, 2 बचा। तो अब मुझे 2 को 0 बनाना है और फिर से 1 का हेल्प लेना है। 2 को 0 बनाना है और मेरे को 1 का हेल्प लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले 0 बनाया है, पहले इन्होंने 0 बनाया है, उसके बाद उन्होंने 1 बनाया है। बट अगर वो जो मैंने प्रोसेस बताया हुआ है वो सबसे इजीएस्ट प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि जब हम एक एलिमेंट को 1 बना देते हैं ना, जब हम किसी एक एलिमेंट को 1 बना देते हैं तो फिर उसके हेल्प से किसी को भी 0 करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मान लो आप बोल रहे हो कि सर -5 को 0 बनाना है 1 के हेल्प से, तो मैं बोलूंगा कि फिर 1 का 1/5 टाइम्स ले लो। अगर आप बोलोगे कि सर 1/5 को 0 बनाना है 1 के हेल्प से, तो मैं बोलूंगा उसका -1/5 टाइम्स ले लो। तो दैट इज द इजीनेस ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है। अब आते कॉलम। आप लोगों ने जनरली लोग फंसे होंगे, जैसे कल आनंद फंसा था, तो आई बिलीव बहुत लोग फंसे होंगे। तो
अगर हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो हमारी स्टार्टिंग होनी चाहिए a इज इक्वल टू ai से। हमने i को लिखा है पीछे, और अब आपका टारगेट ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अब आपका टारगेट कैसे होने वाला है, रो वाइज रहेगा। तो आपकी कोशिश होगी कि पहले इस एलिमेंट को सेट करो, उसके बाद इस एलिमेंट को सेट करो। तो ये वाला एलिमेंट ऑलरेडी सेट है, तो हमको 2 को 0 बनाना है। किसके हेल्प से, इसके हेल्प से। अब नीचे मत देखना, अब बगल वाला कॉलम देखना, क्योंकि हम कॉलम ऑपरेशंस लगाने वाले हैं। तो 2 को 0 बनाना है हमको 1 के हेल्प से। तो ऑब्वियस ही बात है, क्या लगेगा, C2 चेंजेस टू C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1, क्योंकि 1 को डबल करोगे फिर माइनस करोगे तभी ना 0 आएगा। तो ये चेंज आ गया। तो इसके कारण क्या हुआ, मेरा पहला रो सेट हो गया। अब बचा क्या, दूसरा रो। अब दूसरा रो में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस वाले पोजीशन को सेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पोजीशन पे मुझे चाहिए 1। अब 1 बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है, आप सीधा उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे -5 है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई किया गया, -1/5 इंटू C2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो ये वाला सेट हो गया। अब बचा क्या, इधर 2 बचा। इस 2 को 0 बनाना है। किसके हेल्प से बनाओगे भाई, इसी के ना हेल्प से बनाओगे। तो अब आपका C1 क्या होगा, C1 चेंजेस टू C1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हम 2 को 0 बनाना चाहते हैं 1 के हेल्प से, तो 1 को डबल करना पड़ेगा। तो इसलिए वो 2 टाइम्स ऑफ C2 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है यहाँ पे ओम, बताओ। कॉलम वाला पार्ट समझ में आ रहा है। सर यहाँ पे जैसे -1/5 C2 है, हाँ, तो सर केवल हम यहाँ पे सर 822 एलिमेंट चेंज हुआ सर, 821 एलिमेंट भी तो चेंज होगा ना सर। आप देखो, आपने ऑपरेशन किस में लगाया है, C2 में, कॉलम 2 में सर। तो कॉलम 2 तो ये हुआ हाँ, ना, ठीक है। यस सर। अब कॉलम 2 में क्या था कि एक एलिमेंट आपका ऑलरेडी 0 था, तो उसका कोई भी मल्टीपल करने से वो 0 ही रहेगा। यस सर। क्लियर है। देखिए देखिए ओम, जब आप रो ऑपरेशन लगाते हो तो आप एलिमेंट्स को कॉलम वाइज सेट कर रहे होते हो, लेकिन जब आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो, नोटिस करो, तो हम उस टाइम पे एलिमेंट्स को किससे सेट कर रहे हैं, हम रो वाइज सेट कर रहे हैं। पहले देखो, इस 1 पे ध्यान दिया गया, 1 ऑलरेडी वहां पे था, तो इसीलिए अब अगला ध्यान किस पे दिया गया, इस पोजीशन पे दिया गया। लेकिन जब जब रो लगाते थे तो आप 1 के बाद कहां जाते थे, बताओ, इस पोजीशन पे जाते थे ना, यस सर। ठीक है। लेकिन यहाँ कॉलम वाइज में क्या हुआ, कॉलम वाइज में हम इस पोजीशन पे गए हैं। आ रही है बात समझ में। यस सर। पहले देखो, ये 2 को 0 बनाया गया है, देख रहे हो, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1। तो पहले कॉलम 2 में इस एलिमेंट को सेट किया गया, ये पहले से सेट था। अब आप क्या करोगे, कॉलम 1 या इस ऑपरेशन के बाद आपका रो 1 पूरा अरेंज हो गया, रो 1 पूरा अरेंज हो गया। अब आपका टारगेट क्या होगा, रो 2 के एलिमेंट्स को अरेंज करना। तो ध्यान से देखो, अभी रो 2 में क्या है, एक है 2 और एक है -5। अब आप रो 2 में भी पहले कोशिश क्या करोगे कि पहले जहां पे 1 लाना है उसको 1 बना दो। 1 कहां पे बनाना है आपको, -5 वाले पोजीशन पे 1 बनाना है। अब अगर आपको -5 वाले पोजीशन पे 1 बनाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम इस बार रो नहीं, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे थे, तो हमको ये देखना है कि वो -5 किस कॉलम में आ रहा है। तो वो कॉलम 2 में आ रहा है, इसलिए हमने उसको उससे मल्टीप्लाई किया। एम आई क्लियर नाउ, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद जब ये चीज, जब यहाँ पे ये चीज डन हो गई, तो इसके बाद इस 2 को ध्यान रखा गया, क्योंकि अभी भी ये रो 2 का हिस्सा था और रो 2 अभी तक हमने एडजस्ट नहीं किया था, तो इसलिए रो 2 इसके बाद एडजस्ट हो गया, और तब जाकर हमको ये वाला मेरा इनवर्स मिला, ठीक है। अब सेम चीज एक बार जल्दी से 2 मिनट के अंदर हम लोग 3x3 में भी देख लेते हैं। 3x3 में ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको उस टाइम पे समझाया भी था वैसे, कि पहली कोशिश क्या होती है, पहली कोशिश है रो, जब हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो पहले इसको अरेंज करना है कि नहीं ओम, पहले इसी को अरेंज करते हो। अब इसमें यस से सर। आपने 1 को ऊपर लाना था, तो हमने क्या किया, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दिया, राइट, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दिया। तो ये मेरा ये एलिमेंट डन हो गया, साथ ही साथ ये भी डन हो गया। तो अब आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए थी, इस 3 को क्या करना है हमको, 0 करना है किसके हेल्प से करोगे, R1 के हेल्प से। R1। -3R1। बेसिकली आप देखोगे कि उस कॉलम में कौन सा एलिमेंट का हेल्प ले सकते हो, 0 का हेल्प नहीं ले पाओगे, उसमें कोई भी मल्टीप्लाई करोगे तो होगा नहीं। और ऐसे केसेस में हमेशा हमारे को क्या लगता है, ऑपरेशन नंबर 3 लगता है। हम 3 ही ऑपरेशन पढ़े हुए हैं, तो तीसरा ऑपरेशन लगता है, राइट। सो
इसके साथ हमारा ये डन हो गया, ये भी अरेंज, ये भी अरेंज, ये भी अरेंज। अब हम किधर आते हैं, हम इसके एलिमेंट को अरेंज करते हैं, है कि नहीं। अब इसके एलिमेंट में भी सबसे पहले ये 1 हो चुका, 1 पहले से है, तो अब आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, 2 को 0 बनाना है और -5 को 0 बनाना है। दोनों में आप किसका हेल्प लोगे, 1 का ही हेल्प लोगे। यस सर। ठीक है। अब मैंने आपको इसमें टेक्निक ये बताई थी कि आप ऐसा करो कि आपको पता है कि यहाँ पे हमको -5 को 0 बनाना है। -5 मेरा रो 3 का हिस्सा है, रो 3 को 0 बनाना है किसके हेल्प से, रो 2 के हेल्प से। तो मैं ऐसे लिखूंगा, रो 3 चेंजेस टू रो 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ रो 2, क्योंकि -5 को 0 बनाना 1 के हेल्प से, तो 1 को 5 गुना कर दो और ऐड कर दो तो काम हो जाएगा। 1 को 5 गुना कर दिया तो 5, और वहां -5 है, ऐड होके 0 हो जाएगा। साथ ही साथ आप इसी स्टेप में ये भी कर सकते हो, रो 1 में भी क्या चेंज करना है, 2 को 0 बनाना है 1 के हेल्प से, सो दैट विल बी R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। आप ये दोनों को एक साथ लिख देना। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रहा है मेरे को, ठीक है, दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ये वाला ऑपरेशन तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा नहीं सॉरी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये एक्चुअली पीछे वाला लिखा हुआ है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ ओम कि ये दोनों 0 बन गए। इसके बाद हम इस कॉलम पे आए, इसको 1 बनाओगे, बाकी दोनों को 0 बनाओगे। ये प्रोसेस ऑब्जर्व करो ठीक से कि जब हम रो ऑपरेशन लगा रहे थे तो हम कॉलम वाइज देख रहे हैं, हम कॉलम वाइज देख रहे हैं, और अब जब आप कॉलम वाइज लगाओगे, जो इसके एग्जांपल के सेकंड पार्ट में है, अगर हम यहाँ पे कॉलम वाइज से शुरू करते हैं तो अब अंतर क्या है, अब बताओ तो हमारा स्टार्टिंग स्टेप क्या होगा जल्दी। ये कॉलम वाइज सेम वही मैट्रिक्स है जिसको अभी रो से देख रहे थे, अब इसी को कॉलम वाइज से किया जा रहा है। क्या करोगे इधर, सर पहले कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर देंगे। कॉलम 1 और कॉलम, तो बेसिकली आपकी पहली कोशिश तो होनी चाहिए कि रो 1 के सारे एलिमेंट्स को फिक्स करना है, राइट, रो 1 के यस सारे सर। एलिमेंट्स को अरेंज करना है। और इसमें आप देख रहे हो कि इस पोजीशन पे हमको चाहिए 1, ये जो 0 है यहाँ पे 1 चाहिए, और ये जो 1 है यहाँ पे 0 चाहिए। तो सबसे बेस्ट अप्रोच होता है कि C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि इधर 1 भी आ गया, इधर 0 भी आ गया। अगला स्टेप क्या होगा आपका, क्या टारगेट कर रहे होगे, 2 को 0 बनाना। एग्जैक्टली 2 को 0 बनाना है, क्योंकि ये रो 1 का ही हिस्सा था। रो 1 में हमने पहले 2 एलिमेंट को सेट कर दिया, लेकिन अभी भी तीसरा वाला बाकी है। 2 को 0 बनाना है 1 के हेल्प से, तो ऑब्वियसली क्या होगा, C3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1। तो ये चीज यहाँ पे है। अब इससे क्या हुआ ओम कि हमारा पहला रो एडजस्ट हो गया। अब हमारा अगला काम क्या होगा, रो 2 के एलिमेंट्स को एडजस्ट करना। अब रो 2 के पहले एलिमेंट्स को एडजस्ट करने में हमारा 1 ऑलरेडी उस जगह पे है, तो बचा क्या, ये 2 को 0 करना है, इस -1 को 0 करना है। आई थिंक इसके आगे अब हो जाएगा, यस क्लियर हो सर। गया, हाँ ठीक है। अनिमेश, जनरली बोर्ड्स में मेंशन नहीं होगा, ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको वहां पे दिखेगा कि जनरली वहां पे एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, और क्वेश्चन अगर आपको इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा तो देयर आर 2 वेज, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है, दूसरा वो आपका एडजॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है। तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अगर आता है तो हार्डली, मतलब इट्स लाइक जो जितने भी मैंने क्वेश्चंस देखे हुए हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो 4 नंबर या 6 नंबर में आए हुए हैं, तो वहां पे यू कैन से 0.1% चांसेस आर देयर कि वो बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ये कह सकते हो 0.1% चांसेस है कि वो आपको बोलेगा कि आपको रो से ही करना है या आपको कॉलम से ही करना है। 99.9% केसेस में वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, रो या कॉलम आपको डिसाइड करना है, दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस अब शुरू करते हैं फिर डिटर्मिनेंट टॉपिक से। ओके, तो हमने देखो डिटर्मिनेंट, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था मैट्रिसेस का, मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट, ये टोटल कितने का होता है, आपका जो बोर्ड्स में 80 नंबर है इसमें ये टोटल होते हैं 10 मार्क्स के, ये टोटल होते हैं 10 मार्क्स के, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज, ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से केस स्टडी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको पता होगा
तो इस साल से जो आपके सीनियर अगर बोर्ड एग्जाम्स देने का उनको मौका मिलता है तो केस स्टडी के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और अगर उनका बोर्ड एग्जाम्स किसी रीजन से कैंसिल हो जाता है, जैसे 10th वालों का हुआ है, तो आपका बैच पहला बैच होगा इंडिया की हिस्ट्री में जो कि केस स्टडी वाले क्वेश्चंस कर रहा होगा। अब केस स्टडी के क्वेश्चंस होते क्या है, तो आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन दिया जाता है और फिर उस रियल लाइफ सिचुएशन को सॉल्व करना होता है। नाउ दैट रियल लाइफ सिचुएशन वाला जो थिंग की अगर बात करें, जो एकदम डे टू डे लाइफ में यूज होता है, उसको अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे होगे तो उसके, जैसे मैथ्स में हमारे पास 13-14 चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर जो है वो केस स्टडी का कंटेंडर नहीं है। मतलब कह सकते हो कि डे टू डे लाइफ में हम इन जनरल डोमेन रेंज का काम नहीं करते हैं, हमें ये पता है हाँ ठीक है कि डोमेन का मतलब क्या होता है, रेंज का क्या होता है, बट जब मैथ्स की स्टडी कर रहे होते हो वहां पे होता है। बट इन जनरल डे टू डे लाइफ में कहीं पे भी डोमेन रेंज का जरूरत नहीं पड़ता है। फिर आप ये कह सकते हो कि इंटीग्रेशन का वैसा जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। स्टिल कहीं कहीं पे कुछ जबरदस्ती केस स्टडी बन जाता है। केस स्टडी के सीन क्या रहता है केस स्टडी में, दे गिव यू 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो इस साल का बोर्ड का सिनेरियो उस हिसाब से बात कर रहा हूं, तो होता क्या है कि दे गिव यू 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आपको सॉल्व एनी 4। ऐसा होता है कि आपको उसमें से कोई भी 4 को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अच्छी चीज तो ये है कि ऑब्जेक्टिव रहता है, तो नहीं भी पता तो एबीसीडी में से कोई तो जय माता दी करके आ ही सकते हो, मेहनत भी नहीं लगता उसमें। लेकिन अगर टॉपिक वाइज देखोगे कि कितने केस स्टडी है, तो पूरे 80 नंबर के पेपर में 2 केस स्टडी रहेगा, 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर मतलब ये समझ सकते हो कि पूरा केस स्टडी का पूरे पेपर का 10% उन्होंने केस स्टडी को अलॉट किया हुआ है। दूसरी चीज, केस स्टडी के अगर टॉपिक्स की बात करें, कौन से टॉपिक्स हैं, तो एक टॉपिक जो बन सकता है वो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। और कौन से टॉपिक होंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी भी होती है, मैक्सिमा मिनिमा होता है, बट matrices and determinants are one of the most important topics when it comes to associating it with real life situations। जैसे कि आप लोगों ने, हमने अगर बात करूं मैट्रिक्स चैप्टर में, तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज था, आई थिंक कुछ लोगों को उसमें डाउट भी हुआ था, जब स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट को आप लीनियर इक्वेशन बनाना जानते थे, लेकिन आप उसी स्टेटमेंट को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने में थोड़ा दिक्कत हुआ था। बट मैंने स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि हम जैसे लीनियर इक्वेशन में जो आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया हुआ है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया हुआ है, वो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स टॉपिक से ही निकल कर आया हुआ है, ठीक है। अनिमेश कह रहा है प्रोबेबिलिटी तो शायद है ही नहीं है। अनिमेश ये बताता है कि आपने अभी तक बुक खोल के चैप्टर्स नहीं देखे कौन से हैं। सो नाउ बेसिकली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ये मैं रिलेट करना चाहता हूँ लीनियर इक्वेशंस के साथ। याद कीजिए गाइस, ये वाली जो चीज है, जब हमारे पास एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, ये व्हाट आर दीज आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, राइट। 2 वेरिएबल दिख रहा है एक्स और वाई, दोनों के ऊपर पावर 1 है तो लीनियर हो गया, इक्वल टू का साइन दिख रहा है तो इक्वेशन हो गया, 2 इक्वेशन इसलिए पेयर हो गया, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये जो फॉर्मूला था, ये आप लोग 10th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से जानते थे। वो जो हम लोग डंडा वंडा लगा के जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो वहां से आपको x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये मिलता था, कि ये एक्चुअली में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकल गया। बट determinants were actually used to solve a system of simultaneous linear equations। अब वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, वो कहीं ना कहीं आपको दो लीनियर इक्वेशंस के लिए दिया गया था। बट आप डिटर्मिनेंट्स में सीखोगे कि 3, 4, 5 भी अगर है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी बेसिस पे अगर बात करूं तो मैक्सिमम शायद 3 होगा, ठीक है। 3 भी नहीं है, हाँ मैक्सिमम 3 होगा, मैक्सिमम 3 वेरिएबल्स तक का है। तो जैसे कि मैथमेटिशियन ने क्या किया था, a1 a2 b1 b2, ये अभी मॉड्यूलर साइन दिख रहा है आपको, बट इसको हम डिटर्मिनेंट साइन भी बोलते हैं। ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। देख सकते हो कि इट्स लाइक अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, बट वो स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे वी हैव अ सिंपल मॉडुलस जैसा साइन।
और ये 4 नंबर्स जो अरेंज हुए हैं रोज और कॉलम्स में, इसको एलिमेंट बोलते हैं। ये सबके ऊपर डिटेल में बात होगी। अभी फिलहाल के लिए ऐसे देखो कि दिस इज अ डिटर्मिनेंट, दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड द 4 नंबर्स, इसके अंदर 4 नंबर्स दिख रहे हैं जो रो और कॉलम्स में अरेंज है, इनको इसके एलिमेंट्स बोले जाते हैं। और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो वी परफॉर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे आप करते थे, याद करो कहाँ पे, आप नॉर्मल लोअर क्लासेस में आप ऊपर पहले x लिख लेते थे, फिर ऐसे डंडा देकर इसको ऐसे लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो a1 मल्टीप्लाई होता है b2 के साथ, तो यहाँ पे मिला a1 b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई होता है b1 के साथ, यहाँ मिला a2 b1। तो विच इज द सेम एज डिनोमिनेटर। कौन सा डिनोमिनेटर का बात कर रहा है, ये इस डिनोमिनेटर की बात कर रहा है, ठीक है, इस डिनोमिनेटर की बात कर रहा है। तो फाइनली जो आपका x का वैल्यू होता है दैट इज d1 अपॉन d एंड y का वैल्यू जो होता है दैट इज d2 अपॉन d, वेयर d इज दिस मैट्रिक्स, ये वाला जो मैट्रिक्स है जो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है उसको d मैट्रिक्स बोला गया है, जहां पे x और y के कोफिशिएंट्स लिखे गए हैं। अब d1 होता है जब हम x की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, तो उस केस में वो होता है कांस्टेंट एंड y के कोफिशिएंट्स, और d2 होता है जब हम y का वैल्यू निकाल रहे होते हैं, तो उस केस में हम लेते हैं कांस्टेंट और x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये बस मैं थोड़ा सा रिलेट करवाना चाहता हूँ कि जो लोअर क्लासेस में पढ़े थे वो एक्चुअली डिटर्मिनेंट से डेवलप हुआ था, एंड यू कैन यूज दिस सेम सेट ऑफ सिस्टम को यूज करके वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ यू कैन से 3 वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस वगैरह को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि अगर 3x3 का मैट्रिक्स है और अगर हम उसको डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, हम बोलेंगे कि दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, और ये आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो एक बार, हाँ ध्यान से ऑब्जर्व करो। दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स, हमने a1 को यहाँ पे लिखा है, a1 को यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद ये देखो ये दो डैशेस के बीच में क्या दिया हुआ है, b2 b3 c2 c3। तो ये हुआ कैसे, ये एक्चुअली में जब हम जिस एलिमेंट का ये कह सकते हो कि जब डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो हम a1 के साथ मल्टीप्लाई क्या करते हैं, तो अभी हम इसको हटा देते हैं, उस रो के सारे एलिमेंट्स को हटा देते हैं और उस कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हटा देते हैं, ठीक है। हाँ हाँ वेक्टर्स, एग्जैक्टली आपने इसका यूज वेक्टर्स में भी किया हुआ है। वेक्टर्स में आप लोग जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ना, उसमें इस चीज का यूज होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में भी कहीं ना कहीं आप डिटर्मिनेंट लगा रहे होते हो, डिटर्मिनेंट का प्रोसेस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये b2 b3 c2 c3 आ गया, ओके। सिमिलरली फिर क्या हुआ, फिर ये माइनस ये जो b1 था इसको यहां लिखा गया, देखो पहले a1 था उसको यहां लिखा गया, फिर b1 को यहां लिखा गया, c1 को यहां लिखा गया, बाकी दोनों के आगे प्लस है, b1 के आगे माइनस है। जैसे याद करो आप लोग जब वो लगाते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते थे तो बीच में माइनस डालते थे, तब आपको याद नहीं था, आपको बोला जाता था कि उस माइनस को भी फिलहाल ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो और इसके बाद ये वाली जो मैट्रिक्स कैसे आई है, ध्यान से देखना, ये वाली कैसे आई है। तो अगर हम a1 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम a1 के रो को छोड़ देते हैं, a1 के कॉलम को छोड़ देते हैं, तो जो मेरे पास बचता है उसको यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर b1 के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई करना हो तो हम पहले b1 के कॉलम को हटा देते हैं और b1 के रो को हटा देते हैं, b1 के कॉलम को भी हटा दिया गया, b1 के रो को भी हटा दिया गया, तो यहां से a2 a3 c2 c3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड देन c1 को हटाना, c1 को अगर c1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है ये फिगर आउट करना था, तो हमने c1 वाला कॉलम को रिमूव कर दिया एंड c1 वाले रो को भी रिमूव कर दिया, तो क्या बचा यहाँ पे a2 a3 जो कि यहाँ दिख रहा है हमको, एंड b2 b3 जो कि यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इट्स लाइक अभी फिलहाल के लिए ऊपर से समझा रहा हूँ, फिर इसमें डिटेल में बात करेंगे। एज ऑफ नाउ जब एक 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होता है तो हम कैसे करते हैं, हम रो वाइज भी उसको कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। जैसे इस केस में हमने a1 b1 c1 ये मेरे रो वाइज थे, तो यहाँ पे a1 b1 c1 है, और जब हम कॉलम वाइज उसको लगाना चाहते थे तो a1 a2 a3 a1 a2 a3, तो देख सकते हो कि हमने कॉलम वाइज भी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, रो वाइज भी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब भी हम किसी एलिमेंट को पिक कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब भी कोई एलिमेंट पिक कर रहे हैं उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, मान लो हमने पिक किया a3 कहाँ पे है, यहाँ दिख रहा है,
तो A3 के साथ ये चीज कैसे आई है, तो उसके लिए मैंने आपको टेक्निक क्या बोला हुआ है कि हम उसके कॉलम को हटा देते हैं, उसके रो को हटा देते हैं। तो क्या बचा आपके पास, अब आपके पास बचा कहीं ना कहीं B1 B2 C1 C2, तो इसलिए यहाँ पे B1 B2 C1 C2 है, राइट। तो अभी एक हल्का फुल्का आइडिया हो गया होगा कि जब डिटर्मिनेंट कर रहे हैं तो पहली चीज कि हम रो वाइज भी कहीं पे भी एक्सपांशन कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कहीं पे भी एक्सपांशन कर सकते हैं। तो कहने के लिए हम यहाँ पे R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के भी अलोंग हम एक्सपेंशन करके या उसके एलिमेंट्स को यूज करके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई बिलीव सबको एक रफ आइडिया ठीक ठाक आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर। आयुष बात होगी उसके ऊपर, ओके। अब आते हैं इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज एक्चुअली अ डिटर्मिनेंट, व्हाट इज एक्चुअली अ डिटर्मिनेंट। सो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए जिसका ऑर्डर है मान लो n, we can associate it with a number and that number can be real or complex and that number can be called as the determinant of the square matrix. कोई भी मैट्रिक्स को आप एक नंबर से रिलेट कर सकते हो and that number can be square or complex. अभी अगेन बोर्ड्स के हिसाब से बात करें तो मेनली यू विल डील विथ रियल नंबर्स। तो किसी हर एक मैट्रिक्स के लिए एक डिटर्मिनेंट डिफाइंड है, हर एक मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट डिफाइंड है, लेकिन पहली चीज the matrix has to be a square matrix, matrix has to be a square matrix, ठीक है। अभी डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसका भी प्रोसेस है, बहुत अच्छा प्रोसेस है, सिंपल सा, वो बात करेंगे। as of now what is determinant, so to any square matrix you can say, to any and every square matrix आप उसको एक नंबर के साथ रिलेट कर सकते हो जिसको उसका डिटर्मिनेंट बोला जाएगा। तो हर एक मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट का वो वैल्यू निकाला कैसे जाता है ये आपके दिमाग में अगली चीज आएगी। तो सिंपल अगर बात करें तो अगर हमारे पास एक 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, दैट एलिमेंट लेट्स से जैसे कि ये एग्जांपल लिया हुआ है, ए मैट्रिक्स में मैंने लिया हुआ है एक 1 क्रॉस 1 का जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है -3। तो जब आप 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हो तो उस केस में वही वैल्यू उसकी डिटर्मिनेंट निकल कर आ जाती है। फिर से कह रहा हूं, जब आप एक 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो उस टाइम पे वही वैल्यू उसकी डिटर्मिनेंट भी होती है। फिर आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, जैसे आपको दिख रहा है ए बी सी डी, इट्स अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अगर हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो हम स्टार्ट करते हैं ए से, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डी के साथ, तो पहले आता है ए डी, फिर हम स्टार्ट करते हैं सी से, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बीसी के साथ, तो ये मेरा सेकंड टर्म आता है और इसको सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है, इसका सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है। तो दिस इज हाउ आप एक डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हो एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए। जैसे कि ये एक एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल है 5 3 -1 4। इस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप 5 से शुरू करोगे, 4 के साथ उसको पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर लगाओगे माइनस, फिर आप -1 से शुरू करोगे और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ। दिस इज हाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। 5 will get multiplied with 4 and this -1 will get multiplied with 3. Okay, so when you will add this up, 5 into 4 will give you 20 and -1 into 3 will give you -3, but उसके आगे माइनस लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे मिल गया +3, तो 20 + 3 हो गया आपका 23, 20 + 3 हो गया आपका 23। Okay, so this is how you calculate the determinant of a 2 cross 2 matrix, of a 2 cross 2 matrix. अब कुछ और छोटी मोटी चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली हैं। हम मैट्रिक्स के लिए हम यूज करते हैं ये वाला सिंबल, लेकिन अगर उसी मैट्रिक्स का अगर हमको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होता है, उसी मैट्रिक्स का अगर हमको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होता है तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। इट इज नॉट अ मॉड्यूलस साइन, मॉड्यूलस साइन भी यही होता है, बट इस केस में जब एक लेटर लिखा हुआ है और उसके आगे इस तरीके से 2 डंडे लगाए हुए हैं तो समझ जाना कि हम उसका मॉड्यूलस नहीं, इस चैप्टर में उसका डिटर्मिनेंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करना है, बड़ा आसान है, जो भी नंबर दिया होगा मैट्रिक्स के अंदर वही उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। 2 क्रॉस 2 के केस में कैसे करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, A11 से शुरू करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे A22 के साथ। अगर मैं इसको लेटर वाइज लिखूं तो दिस इज समथिंग लाइक
A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, ये वाला फंडा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स। अच्छा, आज की जैसे मैं क्लास को जिस तरीके से रन कर रहा हूं, उसमें फायदा ये होगा कि मैं एक ही साथ 4.1 एंड 4.3 दोनों को कवर कर लूंगा। 4.1 एंड 4.3 दोनों को एक ही साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें डील की है मैंने बताया है। डिटर्मिनेंट में जैसे कि पहला मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स टोटल मिला के 10 नंबर का आपका रहता है। ये केस स्टडी का बहुत बड़ा कंटेंडर है। केस स्टडी वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो आपके बोर्ड पेपर में 5 ऐसा होगा कि एक टॉपिक के ऊपर 5 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई भी 4 सॉल्व करने होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है। तो सारे चैप्टर्स केस स्टडी के अंदर नहीं आ सकते अगर आप देखोगे एक्चुअली, तो गिन के 4 ही चैप्टर्स होते हैं, 4 में से किसी 2 से पक्का केस स्टडी आएगा। तो उसके लिए कह सकते हो कि दिस इज अ बिग कंटेंडर, तो यू कैन हैव अनदर रीजन कि आप इसको लीव नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जो मैंने बताया कि जो आपने क्लास 10th में जो लीनियर इक्वेशंस के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा था, उसका जो फॉर्मूला आया था वो कहीं ना कहीं यही मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से निकाला गया था। ठीक है, अब फिर मैंने यहाँ पे हमने बात की छोटी सी ऊपर से कि डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का, अगर 3x3 मैट्रिक्स अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो वो कैसे करते हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पे ये भी देखा कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन परफॉर्म कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। फिर हमने बात किया एक्चुअली में डिटर्मिनेंट होता क्या है। अच्छे से मैंने एक चीज बताया कि मैट्रिक्स का ये सिंबल है, डिटर्मिनेंट का ये सिंबल है। किसी भी मैट्रिक्स को आप एक रियल नंबर या एक कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट कर सकते हो और दैट नंबर विल बी कॉल्ड एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब ये नंबर निकाला कैसे जाता है, ये डिटर्मिनेंट निकाला कैसे जाता है। तो आपको बोर्ड एग्जाम्स में अनिमेश मैक्सिमम 3x3, अगर हम बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो एट द मैक्स आपको 3x3 मैट्रिक्स तक का दिया जाता है। तो हमको पता होना चाहिए कि 1x1, 2x2 एंड 3x3 के मैट्रिक्स अगर आते हैं तो हम उनका डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे अगर पहले 1x1 का मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वही वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सेकंड, अगर वो एक 2x2 मैट्रिक्स है, अगर वो एक 2x2 मैट्रिक्स है तो उसके इसमें क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप ए को डी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस सी को बी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वो आपका आ जाएगा। देन यहां से मेरे को ये वाला डिटर्मिनेंट मिल गया। ठीक है, ये वाला डिटर्मिनेंट मिल गया। अब 3x3 कहीं ना कहीं मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया था कि हम 3x3 मैट्रिक्स को कैसे निकालते हैं। अब इसी को अच्छे से समझने के लिए, इसको अच्छे से समझने के लिए लेट्स लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। लेट्स लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। एनसीईआरटी को एक्चुअली 4.1 के बाद 4.3 रखना चाहिए था, फिर 4.2 रखना चाहिए था, बट बेवकूफ है, क्योंकि अगर आप खुद पढ़ोगे तो यू रियलाइज कि इट शुड बी 4.1 एंड देन 4.3, ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से रिलेट कर पाए चीजों को। सो माइनस एंड कोफैक्टर्स। अब माइनस क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होता है। देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हेन इट कम्स टू डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले देखो माइनर का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द माइनर डिटर्मिनेंट obtained by deleting a particular row or column in which that element lies। जैसे कि मान लो हम किसी भी, अरे ये कट गया क्या यहाँ पे, let's say this is 3-1, this is 3-2 and this is 3-3। ओके, तो होता क्या है कि मान लो हम किसी भी हर एक एलिमेंट, मतलब एक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना, उसके हर एक एलिमेंट के लिए उसका माइनर डिफाइन होता है। हर एक एलिमेंट के लिए उसका माइनर डिफाइन होता है। तो जैसे हम अभी डी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो डी मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट है, इसमें किसी भी एलिमेंट का माइनर डिफाइन होता है। और वो निकालते कैसे हैं, निकालते कैसे, तो बाय डिलीटिंग अ पर्टिकुलर रो और कॉलम, और नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पे एंड होगा, पर्टिकुलर रो एंड कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाइज। वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है आप पहले उसको रिमूव करोगे। जैसे कि यहाँ पे किसका माइनर निकाल रहे हैं लोग, A12 का माइनर निकाल रहे हैं। A12 कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो पहले आप इसका कॉलम और इसका रो को हटा दोगे।
इसका कॉलम और इसका रो को हटा दोगे, क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा A21, A31, A23, A33। तो देखिए यहाँ पे क्या है, A21, A31, A23, A33, ठीक है। और ये चीज अगर आपको ध्यान से थोड़ा याद आ रही है तो हमने इसका डिस्कशन किया था इस जगह पे, जब एक 3x3 का मैट्रिक्स निकाल रहे थे। यहाँ पे भी हमने क्या देखा था, A1 के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही थी, तो हमने A1 के रो को हटा दिया था, A1 के कॉलम को हटा दिया था, और उसके बाद हमने देखा था ये जो चीज बची थी ये यहाँ पे लिखी हुई है, राइट, ये यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ से माइनर आप समझ सकते हो कि माइनर का यूज कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने में किया जा रहा है। ओके, व्हाट इज माइनर? तो माइनर हर एक एलिमेंट के लिए डिफाइन होता है। कैसे कैलकुलेट करते हो? तो जिस भी एलिमेंट के लिए माइनर निकालना है आप उसके रो को और उसके कॉलम को रिमूव कर दोगे, तो जो भी बचेगा, जो बचेगा एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में लिखना और फिर उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जाएगा। तो जैसे कि आपके पास ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? दिव्यांशु, इसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ? सर A21 इंटू A33 करेंगे, पहले A21 इंटू A33 करेंगे, फिर माइनस A31 इंटू A23। A31 इंटू A23 करेंगे। एग्जैक्टली, वेरी गुड। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप लेफ्ट कह सकते हो, टॉप लेफ्ट को टॉप राइट बॉटम राइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाकी दोनों, ठीक है। अच्छा, ये यार ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कोफैक्टर। कोफैक्टर, इट हैज नो सेपरेट आइडेंटिटी। कोफैक्टर का अपना ये हो गया, ये डिटर्मिनेंट मतलब माइनर वाला काम हो गया गाइस, ठीक है, माइनर वाला काम हो गया। अच्छा, अब आते हैं सेकंड, कोफैक्टर क्या होता है? तो कोफैक्टर कोई अलग चीज नहीं है, उसका कहने के लिए अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है। इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू माइनस ओनली। एंड देखो, कोई भी एलिमेंट, जैसे हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालते थे ना, वैसे ही किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। और आपको सिंपल से यहाँ पे तरीका क्या लिखा हुआ है जानते हो सकता है क्लियर नहीं हो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से। Cij इज इक्वल टू, मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर आप कोफैक्टर निकाल रहे हो तो जनरली हम उसको उसके कोफैक्टर को C से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिमिलरली हम किसी भी एलिमेंट के अगर माइनर को निकालना चाहते हैं, जैसे आप देख सकते हो माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12, इसको क्या लिखा गया है? कैपिटल M12 लिखा गया, कैपिटल M12। ये रिप्रेजेंट कर देगा कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, उसका माइनर निकाल रहे हैं। सिमिलरली Cij विल बी इक्वल टू -1 होल टू द पावर -1 होल टू द पावर I प्लस j इनटू Mij। अब ये Mij क्या है? Mij तो उसका माइनर था। अब इस Mij के साथ एक्चुअली में बस क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 के ऊपर एक पावर आ रहा है, और वो पावर क्या है? वही I प्लस जे है, वही I प्लस जे है। एक एग्जांपल के साथ ये चीज थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। एज ऑफ नाउ डेफिनेशन क्लियर है क्या हर एक स्टूडेंट को? प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन, गिव मी अ कंफर्मेशन। एक बार यस पे क्लिक कर दो जल्दी से अगर क्लियर है तो। मैं पिछले 50 मिनट से कांस्टेंट बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे क्लियर है ये चीज तो यस पे क्लिक कर दो। कर रहा हूं अंशु। ठीक है, थैंक यू यार, ऑलमोस्ट सबने किया है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि व्हाट इज अ माइनर। अंशु देखो, किस माइनर एक एलिमेंट के लिए डिफाइन होता है, ठीक है, पूरा मैट्रिक्स के लिए डिफाइन नहीं होता। तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, हर एक मैट्रिक्स हर एक एलिमेंट के लिए माइनर डिफाइन करते हैं। और वो कैसे होता है? तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे सामने एक 3x3 मैट्रिक्स दिया गया था, तो 3x3 मैट्रिक्स का में आ गया सर, ये को फैक्टर जो बताया ना सर, अच्छा, ये कोफैक्टर देखो, इसका एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, इसका पूरा लेना देना माइनस है। बस ये सोचो कि किसी भी एलिमेंट का जैसे माइनर निकालते थे, अगर हमको किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा ना,
तो माइनर के साथ बस एक चीज मल्टीप्लाई हो जाती है, और वो चीज क्या मल्टीप्लाई होती है? तो -1 होल टू द पावर 1 + 2, -1 होल टू द पावर I + j। जैसे कि देखो एग्जांपल के तौर पे ये जो ऊपर M12 दिख रहा है ना आपको, मान लो कि अगर हम उसका C12 निकालना चाहते थे, उसका हम C12 निकालना चाहते हैं, तो मेथड क्या कहता है? -1 लगाओगे, उसके ऊपर पावर लगाओगे क्या? I + j। तो यहाँ पे आपका I का वैल्यू कितना होगा? 1 हो जाएगा, और j का वैल्यू हो जाएगा 2। तो -1 के ऊपर आपका पावर आएगा 1 + 2, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे M12 के साथ। तो M12 का वैल्यू तो दिख ही रहा है, रेड कलर से लिखा हुआ है, तो ये -1 टू द पावर ऑड मतलब तो -1 ही रहेगा। तो माइनस ब्रैकेट लगेगा A21 A33 माइनस A31 इंटू A23। क्लियर है क्या? बस यही इसका कोफैक्टर होगा, और कुछ नहीं देखना है। तो कोफैक्टर बस यही डिसाइड करता है, या कह सकते हो कि कोफैक्टर में बस इतना ही एक्स्ट्रा चीज आता है कि उस माइनर के आगे माइनस साइन आएगा या प्लस साइन आएगा। वो कैसे डिसाइड होता है? वो -1 के ऊपर पावर के हिसाब से। अगर वो पावर ऑड है तो माइनस आएगा, अगर वो पावर इवन है तो माइनस नहीं आएगा। इज दिस क्लियर नाउ अंशु? यस सर। मतलब कुछ अलग नहीं है, बस माइनर के साथ एक छोटी सी चीज मल्टीप्लाई हो रही है, और उसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ इसी से है। ये कह सकते हो कि जो भी नंबर का आपको फैक्टर निकाल रहे थे वही I और J का सम वहां पे पावर में लगेगा। ओम पूछ रहा है कि सर A12 कैसे लिखा हुआ है? ओम ये देखिए, सर A12 A12 नहीं, M12 ये। M12 क्या होगा? M12 का मतलब है A12 का माइनर। M12 का मतलब होगा A12 का माइनर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइनर ऑफ A12 इज डिनोटेड एज M12। ठीक है, और इसका टेक्निक क्या बताया हुआ है? तो आप एलिमेंट देखो, पहले उस एलिमेंट को देखो आपके मैट्रिक्स में कहां पे है एलिमेंट, यहां पे होगा। तो आपको क्या करना है? तरीका सिंपल सा है, उसके रो को हटा दो, उसके कॉलम को हटा दो। तो जैसे यहाँ पे कॉलम को हटा दिया गया, रो को हटा दिया गया, तो आपके पास क्या बचेगा? A21 बचेगा, A31 बचेगा, A23 बचेगा, A33 बचेगा। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब एक 2 क्रॉस 2 का जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हो ओम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसीलिए कहने के लिए ये A21 आपका A33 के साथ पहले क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, फिर आपका A31 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। तो A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। क्लियर है क्या? यस सर। और किसी को कोई डाउट है गाइज? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस एंड कोफैक्टर्स। यहाँ पे अगर दिक्कत होगी तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी। तो और किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? अनिमेश, आयुष, हाँ शुभम। C is equal to -1 और 1 + j mi, ये वाला। ये खाली फॉर्मूला है, आप ऐसे सोचो। आपको शुभम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना क्लियर है? उसमें कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, तो अब अगर आपको किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए देगा ना, तो आप पहले उस एलिमेंट का माइनर निकाल लीजिएगा, और उसके साथ एक छोटा सा चीज मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है? -1 टू द पावर I + j। जैसे ये Cij लिखा हुआ है ना, तो यही I और यही j को यहाँ पे ऐड कर देना। जैसे कि देखो, आपने इस मैट्रिक्स में M12 निकाल, M12 में दिक्कत नहीं हुआ है। अब मानो कि अगर मेरे को उसी का C12 निकालना था, तो C12 क्या होता है? M12 के साथ एक चीज मल्टीप्लाई होती है, और क्या चीज मल्टीप्लाई होती है? तो -1 टू द पावर I + j। और आपका I और j क्या होता है? उस एलिमेंट का रो का पोजीशन और कॉलम का पोजीशन। तो अगर हम A12 निकाल रहे थे, मतलब I का वैल्यू 1 हो जाएगा और j का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो बस शुभम यहाँ पे -1 के ऊपर जो पावर आ रहा है वो 1 + 2 आ रहा है। -1 के ऊपर जो पावर आएगा वो I + j होगा। बस इतना ही एक्स्ट्रा चीज है। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, और किसी को कोई डाउट? आशुतोष, नीलू, कोई डाउट? गाइस क्लियर कर लो। रोहित, कोई डाउट है क्या? नो सर। रोहित, कोई दिक्कत यहाँ पे? सौरभ? नो सर। चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको एक काम करो, तो आप पहले खुद से या एक काम देख लेते हैं पहले एग्जांपल समझने के लिए। मान लो M11 का मतलब क्या हुआ?
इस एलिमेंट का हमको माइनर निकालना है, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो आपको टेक्निक क्या बताया गया है? आपको टेक्निक बताया गया है कि इस रो को, उसका रो छोड़ देना, उसका कॉलम छोड़ देना, तो क्या बचा? डी बचा, डी बचा ना गाइस। तो यहाँ पे M11 की वैल्यू कितनी हो गई? उस हिसाब से M11 की वैल्यू हो गई डी। अब अगर मेरे को C11 निकालना है तो C11 के लिए क्या करोगे आप? -1 होल टू द पावर I प्लस जे। अब यहाँ पे I भी 1 है और J भी 1 है, तो 1 + 1 हो गया, 1 + 1 हो गया इंटू M11। ठीक है, तो -1 के ऊपर तो पावर क्या लग रहा है? -1 के ऊपर पावर है इवन, तो +1 बन गया। और M11 का वैल्यू अपन D निकाल चुके हैं, तो फाइनली हमारे पास C11 का वैल्यू आ जाएगा D और M11 का वैल्यू भी यहाँ पे B है। लेकिन जब आप निकालने जाते हो वैल्यू M12 का, जब आप वैल्यू निकालने जाते हो M12 का, तो M12 वाले केस में क्या है? M12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, तो वो इसकी बात कर रहा है, इस वाले एलिमेंट की। तो आप सबसे पहले क्या करना होता है? हमको उसके रो को हटाना है, उसके कॉलम को हटाना है। तो क्या बचा भाई? C बचा। तो अब हम अगर बात करें M12 का, एक मिनट गाइस, तो अगर हम बात करें M12 का, ठीक है, M12 का, तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू C, दैट वैल्यू इज इक्वल टू C। अब अगर हम यहाँ पे C12 की वैल्यू निकालें, C कैसे पता चला? ये तो हो गया ना, B का रो हटा दिया, कॉलम हटा दिया, तो बचा C दिख रहा है क्लियरली, तो इसलिए यहाँ पे C लिखा गया। अब C12 की बात करें तो C12 में क्या होगा? -1 होल टू द पावर 1 + 2, क्योंकि यहाँ पे I का वैल्यू है 1, J का वैल्यू है 2, इंटू M12। अब -1 के ऊपर पावर इस बार ऑड लगा है, तो माइनस हो जाएगा, और M12 का वैल्यू हमने ऊपर C कैलकुलेट कर रखा है, तो इसलिए C आएगा। तो फाइनली अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे M12 का वैल्यू C आ गया एंड C12 का वैल्यू -C आ रहा है। तो इसलिए आप देखिए इस लाइन में M12 का वैल्यू है स्मॉल c एंड उसी एलिमेंट का जब कोफैक्टर लिया जा रहा है तो दैट इज इक्वल टू -c। क्या ये एग्जांपल सबको समझ में आया है? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके इंस्टेंटली पूछो। इस एग्जांपल में कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज इंस्टेंटली पूछिए। ठीक है, वो ऊपर जो एग्जांपल था वो 2x2 मैट्रिक्स है। अब नीचे एग्जांपल लिया हुआ है 3x3 मैट्रिक्स का। अब 3x3 मैट्रिक्स में M11 मतलब दिस एलिमेंट। अब इस एलिमेंट का अगर हम माइनर कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या बचा? QRYZ। इसलिए यहाँ पे QRYZ का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो रहा है। और इसके लिए आपको क्या करना होता है? आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो Q आपका इसलिए Z के साथ यहाँ दिख रहा है और Y आपका R के साथ इसलिए यहाँ दिख रहा है। अब इस केस में जब आप इसका कोफैक्टर निकालोगे ना, तो कोफैक्टर के केस में क्या होगा? यहाँ पे आपका C11 दैट विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11। ठीक है, तो -1 के ऊपर पावर आ गया इवन, तो दैट इज +1। तो +1 होने के कारण यहाँ पे C11 और M11 का वैल्यू आ रहा है सेम। अब यहाँ पे आ रहा है, अगला है M23। M23 के लिए आप देखोगे तो सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट, मतलब ये R, तो इस R की बात हो रही थी। तो हम अब क्या करेंगे? हम इसके कॉलम को हटाएंगे, इसके रो को हटाएंगे। तो क्या, एक मिनट, M23 कुछ गलत किया क्या? हाँ, इसके कॉलम ये रहा, इसका रो ये रहा। तो अब क्या बचा हमारे पास? देखिए ऊपर का AB में कोई लाइन नहीं है, नीचे के XY में कोई लाइन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे AB है और यहाँ पे XY है। ठीक है, ये AB और ये XY। अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो A मल्टीप्लाई हो रहा है Y के साथ एंड X मल्टीप्लाई हो रहा है B के साथ,
तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास आया ay माइनस bx। अब जब हम इसका कोफैक्टर निकाल रहे होंगे, तो टेक्निक क्या कहता है, C23 इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू M23। तो -1 टू द पावर 2 प्लस 3 मतलब वो तो ऑड हो गया, ऐड करने की जरूरत नहीं है यार, 2 प्लस 3 5 ये सब ऐड करने की भी जरूरत नहीं, बस इतना देखो कि उसके ऊपर ऑड पावर आ रहा है कि इवन पावर आ रहा है। तो जब -1 के ऊपर ऑड पावर होगा तो माइनस रहेगा, तो इसीलिए आपका C23 का वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ M23 रहेगा। तो इसीलिए देखिए जब हम माइनर निकाले थे तो ay माइनस bx आया था, लेकिन जब उसी का कोफैक्टर निकाला गया था तो माइनस आ गया उस पूरे के आगे, ये माइनस दिख रहा है आपको यहाँ पे, उस पूरे के आगे माइनस आ गया, जिसके कारण हमारे पास कोफैक्टर निकल कर आया bx माइनस ay। ठीक है, तो इस एग्जांपल के साथ आई बिलीव हर एक स्टूडेंट अब किसी भी एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर निकालना सीख गया है, क्योंकि ये सीख गए हो तो समझो कि 50% चैप्टर डन हो गया, 50% चैप्टर डन। ओके, नाउ अब यहां पे हम मेनली बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और एक 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड इसको समझाने के लिए आई विल टेक द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा। तो जैसे कि ये मैट्रिक्स देखिए, ये मैट्रिक्स है A, ये लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा आज के दिन का, उसके बाद 1-2 क्वेश्चंस रखे हैं मैंने। तो ये जैसे मैट्रिक्स है, इसके अंदर 9 एलिमेंट है। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो डेफिनेशन क्या कह रहा है, डेफिनेशन कह रहा है लेट A इज इक्वल टू aij n ऑर्डर का बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A is defined as the sum of elements of any one row with corresponding cofactors। मान लो अभी आप इस लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्या बोल रहा है, किसी भी एलिमेंट का किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ रो, या कह सकते हो किसी एक रो के अलोंग या किसी एक कॉलम के अलोंग एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर, एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं उस स्लाइड पे चलो, ये वाली स्लाइड पे याद कीजिएगा गाइस, यहाँ पे हमने ये वाली स्लाइड पे आपको जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला था तो A1 के साथ मैंने बोला था कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, और वो चीज मैंने समझाया था कि आप ये हटा देना, ये हटा देना, तो बचेगा B2 C2 B3 C3, तो वो चीज यहाँ पे दिख रही होती है, राइट। तो ये एक्चुअली में A1 एलिमेंट के साथ हमने उसका माइनर को मल्टीप्लाई किया कहने के लिए, बट इधर जो माइनस का साइन आया ये कहीं ना कहीं उसके कोफैक्टर के कारण आया था। इसीलिए ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन कह रहा है कि अगर आपको एक 3x3 2x2 4x4 कोई भी जो जिसका ऑर्डर 1 से ज्यादा है स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपको उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप या तो किसी पर्टिकुलर रो के अलोंग एक्सपेंशन करोगे या किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करोगे, एंड दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विद देयर करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। जैसे कि मान लो आपने रो 1 के अलोंग सोचा कि आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे रो 1 के अंदर 3 एलिमेंट है, A11 है, A12 है, A13 है, तो आपका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो होगा A11 इंटू C11, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। ये हमने किसके अलोंग किया है, हमने फर्स्ट रो के अलोंग किया। अगर आप इसको सेकेंड कॉलम के अलोंग करना चाहते थे, अगर सेकेंड कॉलम के अलोंग करना चाहते थे तो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट है A12 A22 A32, तो आपको A12 को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना था, A12 मल्टीप्लाई होता C12 के साथ, फिर A22 मल्टीप्लाई होता C22 के साथ, एंड A32 मल्टीप्लाई होता C32 के साथ। तो कहीं ना कहीं आप उसके कोफैक्टर्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसको ऐड कर रहे हो। यहाँ पे किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हो। ध्यान बस इतना रखना है कि अगर हमने रो 1 पकड़ा हुआ है तो रो 1 के जितने भी एलिमेंट है उनको उनके कोफैक्टर्स के साथ
मल्टीप्लाई कीजिए जोड़िए, मल्टीप्लाई कीजिए जोड़िए, ठीक है। और कोफैक्टर और माइनर के बीच में क्या रिलेशन होता है ये आपको पता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो A11 के लिए जो माइनर होगा और जो कोफैक्टर होगा वो सेम होता है। A13 I प्लस जे करो यहाँ पे तो 1 + 3 4, -1 के ऊपर जो पावर आ रहा है वो इवन है, तो इसके लिए भी हमारा माइनर यहाँ पे माइनर एंड कोफैक्टर सेम है, यहाँ पे भी C11 = M11 है, लेकिन यहां पे अगर देखोगे तो C12 = -M12 होगा। आ रही है बात समझ में? क्योंकि जब हम उस एलिमेंट C12 का कोफैक्टर निकाल रहे होंगे तो -1 के ऊपर पावर आएगा 1 + 2 का, -1 के ऊपर पावर आएगा 1 + 2 का, तो -1 के ऊपर पावर हो गया ऑड, इसीलिए ये माइनस साइन आया। और इसीलिए वो जो डिटर्मिनेंट वाला जो फॉर्मूला, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला था, उसमें बीच वाले एलिमेंट में आपको यहाँ पे माइनस का साइन लगाया जाता था। ये माइनस का साइन यहीं से निकल कर आया है। बोलिए, समझ में आ रहा है डेफिनेशन? क्या है डिटर्मिनेंट, कैसे कैलकुलेट करते हो? तो किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं। अगर आप रो 1 के अलोंग कर रहे हो तो इस मैट्रिक्स में रो 1 के अलोंग एलिमेंट है A11, A12, A13, तो A11 को उसके कोफैक्टर C11 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर उसको ऐड कीजिएगा A12 को उसके कोफैक्टर के साथ, प्लस A13 को मल्टीप्लाई कीजिए उसके कोफैक्टर के साथ, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हो। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? सिंपल सा डेफिनेशन है, मतलब एक्चुअली में अगर प्रोसेस स्टेप डेफिनेशन देखोगे तो यही डेफिनेशन है। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट क्या होता है वो मैंने डिफाइन कर दिया पहले। हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट ऑफ A is defined as the sum of product of elements of any row or any column with its corresponding cofactor। तो अब इसको जो मैंने रब किया था, इसको मैं अब रब यहाँ से हटा सकता हूँ। आप चाहो तो किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग कर सकते हो, बस उसको उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। बोलिए, क्या ये चीज क्लियर है? अभी कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? एक क्वेश्चन क्यों ना कर ले, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, कोई भी अनम्यूट करके मेरे को यहाँ पे मैट्रिक्स बताओ 3x3 का। चलो रोहित आप ही बताओ, यहाँ पे मैं पहला रो के 3 एलिमेंट्स बताओ क्या क्या लिखूं। रोहित यस सर। बताओ, एलिमेंट्स बताओ क्या क्या डालो यहाँ पे। सर कुछ भी 5 नंबर बोलो। हाँ 5 और 9 फिर 3। बहुत आसान आसान नंबर दिए हैं, बदला लेने का अभी मौका दिया था। चलो नेक्स्ट निखिल, निखिल कुछ नंबर्स बताओ तो। 5 6 9। वाह वाह वाह, कोई बदला लेना है तो अभी ले सकते हो, खतरनाक नंबर फ्रैक्शन वगैरह डाल के। अंशु और कोई नंबर बताना। सर 5 4 1। साहब मतलब 5 क्या, ये 5 से क्या दोस्ती है? क्या ऐसा है कि 40 में से 5 ही नंबर स्कोर किए थे तीनों? चलो सो अब मेरे को इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। बताओ अनिमेश, किसके अलोंग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, किस रो किस कॉलम के अलोंग? A11 ही कर लीजिए। वाह, मैं पूछ रहा हूँ किस रो या किस कॉलम के अलोंग। A11 तो रो 1 में भी आएगा, कॉलम 1 में भी आएगा। रो 2। रो 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 2, ठीक है। अच्छा, इस मैट्रिक्स को लेट से हमने नाम, क्वेश्चन में हमेशा आपको इस मैट्रिक्स का नाम दिया रहेगा, तो लेट से दिस इज ए मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने को ऐसे भी लिखा जाता है या फिर ये ट्रायंगल भी बना जाता है, ठीक है ना, दोनों का मतलब सेम होगा।
तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर हम रो 2 के अलोंग एक्सपैंड करें तो रो 2 के एलिमेंट्स क्या होंगे, दैट विल बी A21, A22, A23। तो अगर मैं उसका पहले डेफिनेशन वाइज लिखूं तो A21 इंटू C21 होगा प्लस A22 इंटू C22 होगा प्लस A23 इंटू C23 होगा। ठीक है, चलिए ये तो पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गया। अब इसका कैलकुलेशन पे आते हैं। सर हाँ सर डाउट, बोलिए रोशन। सर जैसे कि हम जो एक हम लोग डेल्टा पढ़े थे कोनिक सेक्शन में, ए बी सी प्लस 2 माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ये वाला था, तो ये भी किसी डिटर्मिनेंट का ही मतलब था क्या? डेल्टा पढ़े थे वहां पे, फिर से बोलना क्या था फॉर्मूला? सर ए बी सी प्लस 2FGH माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस नहीं 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 नहीं, बी वो अलग था। स्क्वायर माइनस सी एच नहीं स्क्वायर। नहीं, वो अलग था, वो पूरा अलग था, वो पूरा अलग था। ठीक है, वो पूरा अच्छा, अलग था। डेल्टा से डिनोट किया हाँ हाँ हुआ था। नहीं, वो अलग था। अब जैसे यहाँ पे मॉडुलस भी रोशन, हम लोग मॉडुलस के लिए भी सेम साइन ही यूज करते हैं कहीं ना कहीं, एक और नंबर के साइड में दोनों डंडा लगाते हैं। तो यहाँ पे लेकिन ये सिंबल हम डिटर्मिनेंट में यूज करें। ठीक है, तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों को क्लास 7th में क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है, वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी इसी से आया हुआ है। ओके, तो देखिए ये ट्रायंगल बनाने के कारण मुझे वो याद आया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू वहां से हम निकालते थे। तो A21 इज माई 5, दिस इज माई A21, दिस इज माई A22 एंड दिस इज माई A23। तो पहले तो 5 लिख लो। अब इसके यहाँ पे एलिमेंट क्या लिखेंगे, तो लेट्स से मैं थोड़ा लोगों से पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करवाता हूँ। आयुष, आयुष अनम्यूट करना खुद को। यस सर। ये बताओ आयुष कि ये A21 मैंने लिख लिया, ठीक है, अब इसका को फैक्टर क्या होगा? 5 into 4 5 into 4 गलत है। सर, कैसे वेट निकालोगे इसका को फैक्टर? इस एलिमेंट सर, का 9 पहले into 1 माइनर, 9 सर, हाँ 9 into 1 हाँ फिर minus 4 into 3। वेरी गुड। तो कहने के लिए आपने अपने दिमाग में ये क्लियर कर लिया था कि हमको अगर हम उससे बात करें तो इसको हटा देना है और इसको हटा देना है, राइट? Yes. तो ऊपर का 9-3 बचा था, नीचे का 4-1 बचा था। उसके बाद अगले वाले पे अगर आए तो अगला वाला एलिमेंट है गाइस 6। ठीक है, अच्छा एक और चीज, आप साथ ही साथ ये भी डिसाइड कर लो कि यहां पे साथ ही में ये बताओ तो आयुष -1 के ऊपर क्या पावर आएगा? क्योंकि हम को फैक्टर निकाल रहे हैं ना, तो को फैक्टर होता है उसका माइनर इंटू -1 के ऊपर कुछ पावर। वो पावर यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। कैसे निकाले वो पावर? सर सर आई और जे को प्लस किए हैं, 2 + 1 = वेरी 3। गुड आयुष, वेरी गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो ये A21 देख रहे थे, तो इसका I का वैल्यू 2 था और J का वैल्यू 1 था, तो वही ऐड किया गया। ग्रेट। अच्छा नेक्स्ट नीलू, अगले पे आ जाओ। यस सर। बताइए यहाँ पे हम जो A22 एलिमेंट है वो हो गया मेरा 6, ठीक है। 6 के लिए उसका माइनर क्या होगा? 5531। 5531, वेरी गुड। तो आपने अपने माइंड में कहीं ना कहीं 6 के रो को हटाया, 6 के कॉलम को हटाया, तो ऊपर का 53 बचा, नीचे का 51 बचा, राइट? तो ऊपर का 53 और नीचे का 51। अच्छा साथ में ये भी बता दो कि ये हम इसमें -1 के ऊपर पावर क्या आएगा? इधर -1 के 4। ऊपर पावर क्या आएगा? 4 आएगा, राइट? आपने कैसे निकाला वो 4? 2 + 2 को ऐड करके। 2 + 2 को ऐड करके। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। नेक्स्ट सौरभ, अनम्यूट करना।
यस सर। सौरभ मेरे को बताओ आगे 823 वाले पार्ट में वो तो एलिमेंट है मेरा 9, ठीक है। यस सर। 9 का माइनर क्या होगा? सर 5954। 5954, ठीक है, 5954। और साथ में ये -1 के ऊपर पावर क्या लगेगा यहाँ पे? सर 5 पावर हो जाएगा। 5 हो जाएगा। कैसे निकाले हो 5? सर 2 और 3 आई और जे को ऐड करके। वेरी गुड वेरी गुड। तो ठीक है अनिमेश, अब मेरे को बताओ तो ये स्टार्टिंग पार्ट कैलकुलेट करके कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग जल्दी से? ये तो 5 हो गया, -1 के ऊपर पावर ऑड है तो ये -1 हो गया। ये वाला वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? ये जो माइनर बना हुआ है छोटा सा, सर -3 आएगा। -3 आएगा। कैसे कैलकुलेट किया ये? सर 9 into 1 - 4 into 3। 9 into 1 - 4 into 3, राइट। तो ये कहने के लिए -3 आ गया। तो इसी के साथ मैं बाकी चीज़ों को लिख देता हूँ। जैसे अभी अनिमेश ने बोला यहाँ पे -1 के ऊपर पावर इवन है तो +6 रहेगा। यहाँ पे 5 into 1 - 5 into 3, तो ये हो जाएगा आपका 5 - 15 - 10। और यहाँ पे हो जाएगा -1 के ऊपर पावर ऑड दिख रहा है तो वहाँ पे -9 रहेगा। ब्रैकेट में आएगा 5 into 4 - 5 into 9, तो 20 - 45 विल गिव यू -25। तो फाइनली अगर इसको ऐड करोगे तो 15 - 60 + 225, 225 + 15 करेंगे 230 हो गया। 230 में से अगर 60 माइनस करोगे तो 170 हो जाएगा। तो फाइनली इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया 170। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को प्रोसेस में कोई डाउट है? इफ इट इज क्लियर तो समझो कि हमने 2 काम कर लिया। हाँ रोशन, फिर से बोलना, आवाज कट रही थी। 225 + 15 2। अरे 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 ये माइनस कर दी, ये 240 होता है ना, 240 - 60 225 + 15। ठीक है। ओके, सो आई बिलीव सबको डन हो चुके हैं। तो आप जल्दी से छोटे मोटे क्वेश्चन, बिकॉज लास्ट के 10 मिनट बचे हुए हैं। हाँ, कोई डाउट किसी को? चलिए, तो लास्ट के 10 मिनट बचे हुए हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है और मैं इसका पोल शुरू कर रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जो भी आपको सही आंसर लग रहा है उसके अकॉर्डिंग पोल पे मार्क करो। एंड आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट, बिकॉज गाइज अगर आप ये आंसर नहीं कर पाओगे, मेरे लास्ट 70-75 मिनट्स बोलने के कंटिन्यूसली बोल ही रहा हूं मैं। तो सर a+1 है या i है? 1 है। दिस इज a+1, a-2, a+2, a-1, हर जगह 1 है अगर वो i दिख रहा है तो। सर मेरा पोल गलती से सर क्लिक हो गया है। हाँ ठीक है, आंसर मत बोलो, चैट में लिख दो। अच्छा ये बताओ, कल पढ़ाई वढ़ाई करने का मन है मैथ्स? तो आज जितना है उसको खत्म कर लो, कल हम कंटिन्यू करते हैं। बताना अपना व्यू चैट में, या फिर मैं आर डी शर्मा का डाउट सेशन भी रख सकता हूँ। व्हाट हैपेंड? बहुत कम लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट किया पोल में। क्या मैं एक एक करके नाम लेना शुरू कर दूं? डेढ़ मिनट हो गया, 6 लोग हुए, 7 हुए हैं, आधी जनता है। अच्छा आशुतोष, यस सर। क्या है आंसर? सर सी। ओके, चलिए चेक करते हैं कि आंसर सी है या नहीं। पोल में अगर आपको एक बार दिखाऊं रिजल्ट, वैसे तो देखिएगा 2 लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया है, 2 ने ऑप्शन बी मार्क किया है, 4 लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया और 3 लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया। तो अब इसकी कैलकुलेशन पे अगर बात करें तो यहाँ पे a+1 जो है वो आपका a-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और आपका a+2 जो है वो a-2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो
यहाँ पे भी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बन रहा है, तो उसका वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे भी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का फॉर्म बन रहा है विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। जब हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस वन माइनस ए स्क्वायर प्लस फोर हो गया, तो माइनस वन प्लस फोर कितना हो गया, 3 हो गया। तो मैं मान सकता हूं कि बहुत लोगों ने सी या -3 मार्क किया, बट जिसने ऑप्शन ए या ऑप्शन बी मार्क किया, या तो उसने तुक्का लगाया या फिर वो ध्यान नहीं दे रहा यार क्लास में। चलिए, सेम गलती रिपीट नहीं करना, सेम टाइप का क्वेश्चन है, दोबारा से पोल लॉन्च कर रहा हूं, एंड दिस टाइम आई विल गिव ओनली 45 सेकेंड्स। पोल का टाइमिंग शुरू हो चुका है। रोशन सही है? ओ सॉरी 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 सॉरी। ओके, तो यहाँ देख सकते हो 73% लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया है, बाकी कुछ अलग अलग ऑप्शन मार्क किए। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम यहाँ पे दोनों टर्म्स में माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बनेगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो जिसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 1 हो गया 0, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे सही थे। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है ये, हरी अप। फिर से पोल लॉन्च कर रहा हूं, इसमें इस बार 1 मिनट का टाइम होगा।
2 मिनट हो गया है। चलो आई थिंक 3 मिनट हो गया गाइस, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसमें। रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, 2 लोगों ने ऑप्शन सी, 2 ने ऑप्शन डी और एक ने ऑप्शन बी मार्क किया है। जहां तक मुझे शायद याद है, जब मैं क्वेश्चन कट पेस्ट कर रहा था तो इट वाज ऑप्शन सी, नॉट 100% श्योर, पर चलिए इसका जल्दी से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स से मैं रो 1 के अलोंग ही कैलकुलेट करता हूँ। एंड देखो, जब आप जल्दी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, स्पीड बिल्डअप हो जाएगी, तो इट विल बी लाइक 1 आएगा 27 प्लस 42, फिर होगा यहाँ पे -2 आएगा, फिर -36 प्लस 18, सॉरी -36 -18, उसके बाद आएगा +3 -36 माइनस +28 -6। अब इसको कैलकुलेट करना है। तो 27 प्लस 42 हो गया 29 सर यहाँ एंड पे 16। 18 की जगह 12 होगा। थैंक यू यार। इसके बाद यहाँ पे -48 और -2 हो गया +96, यहाँ पे 26 माइनस 22 हो गया, 22 प्लस 66। तो क्लियरली ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। अगर मैं ऑप्शन वाइज देखूँ तो 9 + 6 15, 15 + 6 15 + 6 21, 2 आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन 1 पे जरूर एंड करेगा। तो बिना कैलकुलेट किए बोल सकते हैं इट हैज टू बी ऑप्शन सी। बाकी एक्चुअल एडिशन करोगे तो 60 90 150, 150 + 6 60, 210 हो गया। 210 में 9 + 6 + 6 मतलब 21, तो 210 में 21 ऐड करोगे तो भी ये 231 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं। होपफुली नेक्स्ट वीक से ये बात बोलने वाले नीरव सर आ जाएंगे। इज रिकवरिंग फास्ट नाउ। अनिमेश, जैसे स्टार्टिंग में बताया, डिटर्मिनेंट इज अल्टीमेटली अलॉटिंग अ फिक्स्ड वैल्यू टू एवरी मैट्रिक्स, ठीक है, एंड देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस इन व्हिच हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट नंबर फॉर एवरी मैट्रिक्स। साथ ही साथ यू यूज दिस टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। अगर आप याद करो तो कहीं ना कहीं यही प्रोसेस था। लीनियर इक्वेशन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो क्लास 10th में जो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर था वो हो गया। उन सब जगहों पे ये यूज हो रहा है। अगेन ये आपका वेक्टर में जो क्रॉस प्रोडक्ट है वहां पे भी कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट वाला प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला एक बार लिख दीजिए वहां पर। कौन सा ओम, कौन सा वाला कह रहे हो, समझा नहीं मैं। सर इसी का जैसे ये सॉल्व किए हैं। अच्छा, तो ये तो आपका वो रहेगा। हम रो 1 के अलोंग कर रहे हैं, तो रो 1 के अलोंग कर रहे हैं तो क्या होगा, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। अब अगर मैं इसको ओ माइनर के अकॉर्डिंग लिखूं तो मुझे पता है कि 1 + 1 इवन होगा, तो वहां पे C11 का वैल्यू M11 के बराबर होगा। ठीक है, अब A12 I + J करोगे तो ऑड आ रहा है, तो अब यहाँ पे माइनस आ गया। माइनस आने के कारण ये A12 इंटू M12 हो जाएगा। ठीक, फिर A13 वाले पे आ जाओ, तो 1 + 3 हो गया 4 हो गया, तो वो आपका प्लस, मतलब यहाँ पे कहना मैं ये चाहता हूँ कि आप बस इतना पता कर लो कि किसका कोफैक्टर उसके माइनर के बराबर होगा, किसका कोफैक्टर उसका माइनर के माइनस नेगेटिव के बराबर होगा। ठीक है, अब ये M11 अगर आप ध्यान से देखोगे ओम, तो मैंने क्या किया है, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो क्या बचा 3 9 27, तो इसलिए यहाँ पे 27 दिख रहा है आपको। फिर माइनस आएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये -7 इंटू 6 आपका -42 हो रहा था, क्योंकि उसके आगे माइनस लगा हुआ था, तो माइनस ऑफ -42 बन जाएगा आपका +42। क्लियर है क्या ओम? यस सर।
होमवर्क लिखता हूं एंड क्लास को एंड करते हैं। साथ ही साथ कोई प्रैक्टिस बुक है, एग्जाम आइडिया, RS अग्रवाल, RD शर्मा, जो भी है वहां से भी सॉल्व कर लेना इसी के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलो यार, बाय बाय, टेक केयर। हाँ बोलो सर, निखिल, बोलो। माइनर और कोफैक्टर वाला एक्सरसाइज 4.4 में दिया हुआ है। 4.4 में दिया हुआ है? यस सर। एक मिनट। यार मेरे पास एक्चुअली जो सॉफ्ट कॉपी है ना, तो सॉफ्ट कॉपी में शायद ये पुरानी सॉफ्ट कॉपी हो सकती है, बट आई डोंट थिंक चेंज होता है ये वैसे। अच्छा, आपका थर्ड जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना? ठीक है। ओके, थैंक यू यार। तो ये दोनों आप कर पाओगे, ठीक है? चलो फिर, बाय एवरीवन, टेक केयर। एंड कर रहा हूँ मैं सेशन।